आप सभी बच्चों का मेरे ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को ढेर सारी परीक्षा की शुभकामनाएं अभी से देना चाहता हूं। भले ही आपकी परीक्षा अभी अप्रैल से शुरू होने वाली है, लेकिन शुभकामना मैं पहले से ही आपको दे रहा हूं। हालांकि इसके पहले आप लोगों की सुविधा के लिए मैं ये बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर और 2020 के पेपर का जो हल है उसका वीडियो मैं बना चुका हूं और आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा उद्देश्य ये है कि आपको किसी प्रकार का कोई दिग्भ्रम होने की स्थिति न रहे परीक्षा में। भले ही आप पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे इंटरमीडिएट में रहते हैं वह कम से कम एक बार हाई स्कूल का बोर्ड परीक्षा दे चुके होते हैं, उनको इसका अनुभव प्राप्त हो चुका होता है। लेकिन आप लोग चूँकि हाई स्कूल की परीक्षा में पहली बार बैठने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी चिंता आप लोगों को ज़रूर होगी, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को पेपर कैसे आता है उसको मैं बताया हूँ, लेकिन आज मैं एक बहुत ही शानदार टिप्स बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि देखिए, ज्ञान अपने जगह पे है और उत्तर लिखने की कला अपने जगह पे है। कभी कभी परीक्षा में ऐसा होता है कि बच्चे लिख तो देते हैं और जब घर वापस लौट करके आते हैं तो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे ढंग से लिखा हूँ, लेकिन होता ये है कि उनको कम नंबर मिल जाता है और जो औसत दर्जे के लड़के होते हैं उनको नंबर ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए थोड़ा सा स्थिति इस तरह की हो जाती है कि आपके अंदर एक निराशा का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा लिखने का सही तरीका बता रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो निस्संदेह आप 90 प्लस नंबर तो आना ही आना है। आइए देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या, जब आपका प्रश्न शुरू होता है, देखिए पहला क्वेश्चन जब आपका शुरू होता है तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 3 घंटा 15 मिनट का जो समय बचता है मिलता है, तो 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। आप कतई जल्दबाजी न करें, पर्याप्त समय है परीक्षा लिखने के लिए, पर्याप्त से भी ज़्यादा समय है, घबराइए नहीं। इसलिए 15 मिनट पेपर को पूरे इत्मीनान से आप पढ़िए और पेपर पढ़ने के बाद सबसे पहले एक मोटे स्केच पेन से आप बीच में, यानी कॉपी के बीचों बीच में, ये प्रश्न नंबर 1, यानी अगर आपको पहला प्रश्न है यहाँ जो मैं लिखा हूँ देखना, प्रश्न नंबर 1, ऐसे आपको एक हेडिंग डालना है कॉपी के बीचों बीच में। और ये ध्यान रखेंगे, स्केच पेन से लिखेंगे, ब्लैक कलर का स्केच पेन हो या ब्लू कलर का स्केच पेन हो। कई कई बच्चे डिफरेंट बॉल पॉइंट पेन से लिख देते हैं, वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि वह दिखता नहीं है। कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन आपका छूट भी जाता है, एग्जामिनर कहीं गलती से नज़र नहीं पड़ा तो आपका 2-4 नंबर का नुकसान हो जाता है। क्योंकि मैं भी बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक करने के लिए जाता हूँ, कुछ बच्चे इतने रफ ढंग से लिखते हैं कि बहुत ही आंख फाड़ फाड़ करके देखना पड़ता है किस प्रश्न का उत्तर लिखा है, किस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है। इसलिए उत्तर क्लियर होना चाहिए, तो आपका नंबर बहुत शानदार मिलेगा, ठीक है ना। तो बीचों बीच में आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, उसके बाद लेफ्ट साइड में उत्तर लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे और फिर हेडिंग डालेंगे क। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो 1 का क का जो आपका उत्तर है, जैसे मान लीजिए अगर आपका इसमें उत्तर नंबर 4 है, ठीक है ना, तो आप यहाँ क आप हेडिंग डाल दिए। उसके बाद से आप यहाँ लिखिए 4, क्वेश्चन नंबर, मतलब आपका जो चौथा विकल्प है सही है, तो उसको लिखिए और यहाँ आप लिखते जाइए राम स्वरूप, ऐसे चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ताकार है, ऐसे आप लिख दीजिए। माने 1 का क, 4 राम स्वरूप चतुर्वेदी एक सफल भेंट वार्ताकार हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद
एक लाइन छोड़ करके फिर आप लिखिए ख, ठीक है ना। जब आप ख लिखिए तो मान लिया आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ ख डैश डाल दिए और यहाँ मान लीजिए प्रश्न है कि रस मीमांसा, झूठा सच, गोदान, चंद्रगुप्त। तो मान लिया अगर आपको गोदान का उत्तर लिखना है तो यहाँ लिखिए गोदान, ठीक है ना। और यहाँ लिखिए मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर स्पष्ट होता चला जाता है और एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाता है कि बच्चा बहुत शानदार ढंग से लिखा है और आपको नंबर जो 1 नंबर 2 नंबर का जो प्रश्न है बिल्कुल क्लियर कट आपको मिलता हुआ चला जाता है। उसी तरह से आप एक लाइन छोड़ करके ग लिखिए, उसका उत्तर, एक लाइन छोड़कर घ लिखिए, उसका उत्तर, एक लाइन छोड़कर अंग लिखिए, फिर उसका उत्तर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 का क ख ग घ अंग ये 5 प्रश्न क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर अब आप आइए प्रश्न नंबर 2 पर। फिर वही प्रश्न नंबर 2 का फिर वही पद्धति आपको अपनाना है, क्या कि फिर उसको बीच में हेडिंग डालिए, प्रश्न नंबर 2 उत्तर लिखिए, हेडिंग डालिए, फिर क। अब क्या है, मान ली पहला प्रश्न है रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, क लिख दीजिए, नंबर 1 जो विशेषता लिखना है लिख दीजिए, फिर नंबर 2 जो विशेषता लिखना है लिख दीजिए। क्लियर हो गया। फिर एक लाइन छोड़ करके आप ख डालिए। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न नंबर 2 आप लिखे हुए हैं स्केच पेन से, तो फिर उत्तर क फिर ख लिखिए। ख है प्रगतिवाद युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, फिर नंबर 1 नंबर 2 करके वो भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद से 2 लाइन, एक लाइन छोड़ करके फिर ग लिखिए। मान ली गीतावली के कवि का नाम लिखिए, तो अब कवि का नाम मान लीजिए कि तुलसीदास, तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। अब जब एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में जब आप आते हैं तो ध्यान रखेंगे कम से कम 2 लाइन गैप करके आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। ये जो प्रश्न नंबर 2 हेडिंग डालेंगे तो 2 लाइन गैप कर देंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि एकदम इसका भी क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक था और प्रश्न नंबर 2 अब यहाँ से शुरू हो रहा है। तो एग्जामिनर की नज़र पड़ेगी और आपको किसी भी क्वेश्चन पर नंबर छूटने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। बस समझ में आ गया। चलिए अब आप देखिए प्रश्न नंबर 3 पर अगर आप आते हैं तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 अगर आप आते हैं तो इसका जो है कि आपका गद्यांश है और गद्यांश के नीचे जो प्रश्न है 3 उसको मान लिया आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मान लीजिए संदर्भ अगर आपको लिखना है तो संदर्भ में पूरा संदर्भ नहीं लिखा जाता कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं लिखना है। बस सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम। जैसे मान लीजिए कि पहला है तो यहाँ लिख दीजिए पहला, यहाँ लिख दीजिए ममता, ठीक है ना, ममता। इसके मान लीजिए लेखक कौन है तो जयशंकर प्रसाद, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस हो गया, इतना ही लिखना है। अब आइए 2 में गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित अंश अब इसका व्याख्या करते चले जाइए, चाहे जितने लाइन का व्याख्या करना चाहते हैं कर लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 3 डालिए। फिर जो प्रश्न बनता है कि उपयुक्त गद्यांश के में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, तो आपके गद्यांश में है, जैसा कि इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसे आप लिखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने का तरीका वही है कि बीच में जब जैसे आप नया क्वेश्चन शुरू करें ना, तो ध्यान रखें कि बीच में 1 या 2 लाइन कम से कम गैप कर दें तो बेहतर रहता है। और हेडिंग बीचों बीच में एकदम ऐसे, प्रश्न नंबर 3 का क, उत्तर, फिर 1 2 3 जो इसमें विकल्प दिए हैं, जो भी उसका अनुभाग जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पे। एक एक प्रश्नों को मैं आपको लिखने का सही तरीका, क्रमबद्ध तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 आपका है निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य लिखिए, ठीक। अब आप जो है कि ऐसी हेडिंग डाल दीजिए, खूब सुंदर ढंग से हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने में कोई जल्दबाजी नहीं, खूब साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिए, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त होता है। बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी करके घंटा भर बैठे रहते, कोई फायदा नहीं होता है। आप बड़े इत्मीनान से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
उत्तर डालिए। उत्तर डालने के बाद संदर्भ हेडिंग डालिए। अब संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक फला से लिया गया, इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि फला हैं, जो भी है आप लिख सकते हैं। प्रसंग लिखने का तरीका मैं इसके पहले की वीडियो में जब मैं पेपर हल कराया हूँ तो मैं बता चुका हूँ कि जिस चीज़ से संबंधित वो कविता या वो पद्यांश होता है, उसका एक तरह से क्या उसका पूर्व की कथा है, कहाँ से उसका तार जुड़ा हुआ है, उसी के संदर्भ में प्रसंग में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए व्याख्या। व्याख्या अपना कर लीजिए और व्याख्या करने के बाद काव्यगत सौंदर्य लिखिए। अब काव्यगत सौंदर्य को भी आप चाहें तो खंडवाइज मतलब ऐसे कर सकते। मान लीजिए काव्यगत सौंदर्य आप लिख लिख दिए और काव्यगत सौंदर्य लिखने के बाद आप एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि नंबर 1 जिसे आप यहाँ लिख सकते हैं काव्यगत सौंदर्य, मान लीजिए हेडिंग डाल दीजिए, उसका से यहाँ लिखिए नंबर 1 भाषा, तो जो भी है लिख दीजिए फला भाषा। नंबर 2 छंद, तो जो भी छंद है लिख दीजिए। नंबर 3 शैली, जो भी शैली है लिख दीजिए। ऐसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक आपको लिख सकते हैं। तो ये काव्यगत सौंदर्य उस तरह से लिखेंगे। बस एक एक लाइन बस उसके नीचे लिखते चले जाइए बड़े आराम से। अगर एक वाक्य बना रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं तो कुछ 2 शब्दों में अगर आप लिख रहे हैं कि भाषा फला, छंद फला, शैली फला, शब्द शक्ति फला, अलंकार फला, जो भी है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद फिर जब आप आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, तो मान लीजिए कि जिस भी कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है, जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिखना है, तो मान लीजिए प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप जो है मान लीजिए जयशंकर बीच में हेडिंग डाल देंगे इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 का क, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 का क आप हेडिंग डाल दिए और उसके बाद से जिस कवि का या जिस लेखक का आपका जीवन परिचय लिखना है उसको फिर मोटे हेडिंग से उसका नाम लिखिए। मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का आपका जीवन परिचय लिखना है, लिख दीजिए। फिर उसके बाद से उनका जीवन परिचय लिखिए और जीवन परिचय लिखने के बाद जब ये जीवन परिचय खत्म हो जाए तो पूछता है किसी एक रचना का नाम, तो वहाँ एक रचना फिर हेडिंग डाल दीजिए ब्लैक स्केच पेन से ही, जिस स्केच पेन से आप प्रयोग कर रहे हैं। एक रचना जो भी है आप उसको हेडिंग डाल दीजिए और उनकी एक रचना का नाम मान लीजिए जो भी है कामायनी या जो कुछ भी है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो भी एक रचना है, रचना भी क्या करेंगे हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखेगा। इसलिए आपका यहाँ नंबर बटा हुआ होता है। जब पेपर आप पढ़ेंगे या जो मैं वीडियो बनाया आप उसमें देख लीजिएगा कि 2+1 ऐसे माने 2 नंबर आपका जीवन परिचय पर और 1 नंबर आपकी रचना पर है। एक रचना लिखना 1 नंबर आपको मिल जाएगा, तो नंबर बटा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसी तरह से प्रश्न नंबर 5 का ख जब आएंगे तो उसी तरह से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, मतलब रामनाथ त्रिपाठी का आपका जीवन परिचय लिखना है। फिर इसका जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और वहाँ भी फिर रचना लिख करके उनका और उसके बाद से एक रचना का नाम लिख देंगे। इस तरह से आपका ये स्पष्ट होता चला जाएगा और आपको नंबर बहुत ही शानदार ढंग से मिलेगा। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो एक श्लोक दिया हुआ है और एक अथवा एक गद्यांश दिया हुआ है। मैं आप चाहें तो वो 2020 का पेपर में हल करके यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। अगर आप मेरे चैनल को इस टॉपिक को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप 2021 का मॉडल पेपर कैसे आएगा और 2020 का हल प्रश्न पत्र जो है उसको मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी नंबर डिवाइड है। किस तरह से संदर्भ पर 1 नंबर है और अनुवाद जो लिखना है, श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं चाहे किसी गद्यांश का अनुवाद कर रहे हैं वो 3 नंबर का है। तो 4 नंबर का ये आता है संस्कृत से गद्यांश का अनुवाद करने के लिए। तो आप उसको बिल्कुल क्लियर प्रश्न नंबर 6 साफ साफ लिखेंगे, बीच में उत्तर लिखेंगे और जो भी अब उसमें आपको संदर्भ लिखना है तो संदर्भ आप हेडिंग डालिए, पहले संदर्भ हेडिंग डालिए, ठीक है ना। संदर्भ लिख दीजिए, फिर उसके बाद से अनुवाद हेडिंग डालिए, अनुवाद, फिर उसके बाद से अनुवाद लिखना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आप
स्पष्ट तरीके से जब लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक पूछता है और इस शर्त रहता है कि वह इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप इसी तरह से 7 का क लिख दीजिए, उत्तर लिख दीजिए। और मैं बताया कि आप 2 श्लोक केवल तैयार कर लेंगे, उससे ज़्यादा श्लोक आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। 2 श्लोक तैयार करेंगे तो हो सकता है बाई चांस कहीं एक श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आ गया, तो एक तो बचा हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं। और श्लोक मैं बताऊं, कॉपी में कई बार लिख लेना चाहिए ताकि मात्रागत अशुद्धियां न हो, क्योंकि ये 2 नंबर का होता है। मात्रागत अशुद्धियां नहीं रहेंगी तो आपको 2 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा, लेकिन अगर मात्रागत अशुद्धियां अगर हो गई तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, तो आपका नंबर कम हो सकता है। इसलिए इस श्लोक को याद करके कई बार आप कॉपी में लिख लें ताकि मात्रागत अशुद्धियां समाप्त हो जाएं। इसके बाद अब आइए प्रश्न नंबर 7 पर। 7 का ख। तो प्रश्न नंबर 7 का ख देखिए, इसमें 2 प्रश्न पूछता है संस्कृत का, इसका उत्तर संस्कृत में देना होता है। मतलब प्रश्न तो 4 पूछेगा लेकिन 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो ऐसे मैं यहाँ कर दिया हूँ, प्रश्न नंबर 7 का ख लिख करके उत्तर। अब पहला पहला जो है, अब आप जो भी आप लिखना चाहें, अब मान लीजिए कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आपका 4 विकल्प दिया हुआ है, मतलब 4 प्रश्न दिया हुआ है, तो अगर आप पहले का उत्तर देना चाहें तो पहला लिखिए। अगर आप मान लीजिए कि तीसरे का उत्तर देना चाहते हैं तो यहाँ 3 लिख दीजिए और उसका संस्कृत में जो भी उसका आंसर है आप लिख दीजिए। अगर आप मान लीजिए फिर 5वां देना चाहते हैं तो 5 लिख दीजिए उत्तर लिखने के बाद, अब फिर उसका उत्तर जो है कि लिख दीजिए। इस तरह से आप कर देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। 2 नंबर का आता है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए, छोटे प्रश्न पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक करने जाते हैं तो देखते हैं बच्चे एक ही लाइन में लिख देते हैं, पता नहीं चलता है कि अगर 2 चीज़ दिया हुआ है, या मान लीजिए अगर कोई संधि विच्छेद करना है या फिर उपसर्ग लिखना है या फिर प्रत्यय लिखना है, तो शॉर्टकट में एक ही लाइन में ये लिख देते हैं, तो ऐसा लगता है कि लग रहा है कि एक ही लिखा है, एक छोड़ दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आगे भी बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 का जो क्वेश्चन बनेगा वह रस से संबंधित बनेगा कि करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो भी रस आपको लिखना है बीच में हेडिंग डालेंगे, हास्य रस लिखना तो हास्य रस, उसका जो है आप लिखते चले जाइए जो भी उसका परिभाषा है। और उसके बाद से उदाहरण भी हेडिंग आप यहाँ डाल देंगे, उदाहरण ऐसे हेडिंग डाल देंगे। उदाहरण हेडिंग डाल करके जो उदाहरण आप याद किए हैं वह उदाहरण आप लिख दीजिए, तो इस तरह से वो स्पष्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 8 का ख जब लिखेंगे तो 2 लाइन छोड़ करके लिखिए। फिर जो अलंकार आपको लिखना है, मान ली उपमा अलंकार लिखना है, इसका परिभाषा लिखिए और फिर उदाहरण जो है फिर हेडिंग डाल दीजिए, उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण हेडिंग डाल करके फिर आप जो है कि वो उदाहरण लिख दीजिए। फिर 2 लाइन छोड़ के प्रश्न नंबर 8 का ग लिखिए। फिर जो भी छंद आपको लिखना है, माने रोला छंद लिखना है, उसका परिभाषा, फिर उसका भी एक उदाहरण लिख दीजिए। इस तरह से आपका स्पष्ट होता चला जाता है और नंबर बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 आइए। प्रश्न नंबर 9 में देखिए, ये सब छोटे छोटे प्रश्न अब आपके शुरू हो रहे हैं, इस पर बहुत सावधानी बरतना होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी चूक कर दिए, मान लीजिए कि अगर एक ही लाइन में, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 9 का क का, कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, दे तो दिया है। तो कुछ बच्चे ऐसे लिखते, मान ली उत्तर लिख दिए, उत्तर लिखने के बाद अब मान ली कि लिखना है अप उपसर्ग से, मान लिया आप बनाना है तो लिख दिए अपराधी या अपराध। चलिए, उसके बाद मान ली किसी से अगर अधि लिखना है तो अधिगम लिख दिया, ठीक। अच्छा, मान ली अ लिखना है तो अपठित, ऐसे मान ली लिख दिया, ऐसे कुछ भी लिख दिया, ठीक। तो यहाँ एक ही लाइन में सब लिख दिए, ये लिखने का सही तरीका नहीं है। कभी कभी मान ली कि एग्जामिनर का ध्यान कहीं और भटक गया तो लगेगा कि ये एक ही, ये सारा का सारा एक ही प्रश्न का उत्तर है, और मान लीजिए 1 2 3 नंबर का आपका प्रश्न बनता है तो 1 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से गलतियां आप नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे इसी तरह की गलती कर देते हैं तो परीक्षा में नंबर नहीं उठ पाता है। इसको आपको ध्यान देना होगा कैसे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 9 के क का उत्तर लिखना है
तो आप यहाँ स्पष्ट तरीके से जिस भी चीज़ का लिखना है, मान लीजिए कि अगर आपको लिखना है अभी का, ठीक है ना, अभी, अभी का आपको शब्द बनाना इन उपसर्ग से, यहाँ लिखिए अभी, ऐसे लिखिए, ठीक है ना। अब यहाँ लिखिए अभिमान, अभिमान, क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, फिर अगर आपको लिखना है अप, ठीक है ना, तो लिखिए अपमान, ऐसे। फिर आपको जो भी लिखना है, तो इस तरह से जब एक एक लाइन जब लिखते जाएंगे ना, तो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। 1 2 3, यानी 3 नंबर का लड़का 3 लिखा, 3 नंबर मिल गया। ये लिखने का सही तरीका है, ठीक है ना। आइए अब मैं आपको अगला बताता हूं। जैसे फिर आप आ जाइए 9 के ख में। अब 9 के ख में है कि दो प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। तो प्रत्यय एकदम उत्तर लिख करके आप चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर 1 तो प्रत्यय है, तो ऐसे नंबरिंग, नंबर 1 तो प्रत्यय से मान लीजिए लिख दिए महत्व, ठीक। फिर अगर आप मान लीजिए कि एक प्रत्यय और बनाना है कि मान लीजिए ता, तो ता अगर मान लीजिए दूसरे नंबर का है तो इसे दूसरा नंबर डाल दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ता, लिख दीजिए सुंदरता, सुंदरता, ऐसे। तो 2 लाइन हो गया। अब क्लियर हो गया कि 2 नंबर का है, 2 लाइन है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप लिखते चले जाइए। मान लीजिए प्रश्न नंबर 9 का ग है, 2 समास विग्रह करके समासों का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, कभी कभी बच्चे गलती क्या कर देते हैं, समा नहीं, इसमें समास का नाम नहीं पूछ रहा, सॉरी, केवल इतना ही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। तो केवल समास विग्रह आपको करना है। तो जिस भी शब्द का समास विग्रह करना है, बच्चे क्या करते हैं, बस केवल समास विग्रह कर देते हैं, शब्द को नहीं लिखते हैं। लिहाजा उनको हो सकता है कहीं एग्जामिनर से कहीं कोई छोटी सी कहीं त्रुटि हो गई, तो आपको नंबर, एक आध नंबर कम मिल जाता है। अब जैसे देखिए क्या है, मान ली महामानव है, तो अगर आपका प्रश्न नंबर 1 मतलब ये 1 है नंबरिंग, तो ऐसे 1 डाल दीजिए और लिख दीजिए महामानव, ठीक है ना। उसके बाद आप इसका समास विग्रह कर सकते हैं, महान मानव, या महान है जो मानव, ऐसे भी मतलब आप लिख सकते हैं। तो जो भी आप समास विग्रह करें इसको कर दीजिए महान मानव, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगला मान लीजिए लिखना है हर्ष विषाद, तो आपका मान लीजिए विकल्प नंबर ये मतलब ये चौथे चौथे नंबर में है, तो लिखिए ये 4 लिख करके और यहाँ लिख सकते हैं हर्ष विषाद, ऐसे बीच में डैश करके विषाद, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ हर्ष और विषाद आगे, मतलब उसके आगे लिख सकते हैं हर्ष और विषाद, ऐसे विषाद लिख सकते हैं। इस तरह से अब क्लियर हो गया। ये भी लग रहा है कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत शानदार ढंग से लिखा है, 2 नंबर का है, 2 क्लियर क्लियर लिख दिया है, ठीक। फिर इस तरह से आप आ जाइए घ पर। फिर उसी तरह से तत्सम अगर आपको लिखना है तो सावन जो भी लिखना है, ये नहीं कि अब जो भी आपको तत्सम लिखना, मान लीजिए सावन लिखना है तो आपको, अगर आपको श्रावण अगर लिखना है तो अभी ये केवल केवल श्रावण लिख दें, वो सही तरीका नहीं है। यहाँ पहले सावन लिखिए ना, क्या दिक्कत है, सावन लिख करके तब जा करके श्रावण लिखिए, श्रावण, तो अच्छा रहता है। यानी पहले शब्द को लिख दीजिए और लिखने बाद आगे उसका तत्सम लिखिए। या फिर कभी क्या होता है कि बच्चे एक ही लाइन में श्रावण लिख दिए, अब फिर मान लीजिए कि ये घृत लिख दिए, मान लीजिए घी का घृत, तो श्रावण घृत, तो कहीं कहीं स्पष्ट नहीं हो पाता, तो आपको 1 आध नंबर का नुकसान हो सकता है। इसलिए जो छोटे प्रश्न हैं वह मैथ के तरह से नंबर मिलता है। गलती बच्चे न करें तो मैथ के तरह से नंबर मिलता है। और आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके का प्रयोग करें, वो गलती न करें कि एक ही लाइन में बिना कुछ स्पष्ट हुए न लिखें। मान लीजिए सावन का अगर आपको लिखना है तत्सम, तो श्रावण, यहाँ सावन लिखिए फिर श्रावण लिखिए। मान लीजिए घी, घी का अगर आपको तत्सम लिखना है तो यहाँ घी लिखिए, घी, और आगे डैश करके या बराबर करके जैसे भी चाहें डैश करके आप यहाँ लिख सकते हैं घृत। तो इससे क्लियर हो जाता है। बात समझ में आ गया ना। अब आइए अंग, अंगम फिर उसी तरह से
किसी दो का दो दो पर्यायवाची लिखना है तो दो पर्यायवाची दो लाइन में स्पष्ट करके आपको लिखना चाहिए। मान लीजिए कि जिस भी चीज़ का आपको पर्यायवाची लिखना है, मान लीजिए कि अगर आपको नदी का पर्यायवाची लिखना है तो यहाँ लिखिए नदी, अब आगे लिखिए सरिता, ठीक है ना, सरिता, तरंगिणी, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए, हो गया। तो फिर अगला अगर आपको लिखना है अश्व, अश्व का दो दो पर्यायवाची, अश्व लिख करके हय, तुरंग, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से स्पष्ट लिखना चाहिए ताकि नंबर कहीं कोई दिक्कत न हो, एग्जामिनर खूब अच्छे ढंग से आपका क्वेश्चन पढ़े और खुश होकर के आपको नंबर दे दे, क्योंकि जितना ही सुंदर लिखेंगे उतना ही सुंदर आपको नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 10 की बात अगर हम करते हैं तो प्रश्न नंबर 10 में क्या है, संधि विच्छेद करना है। दो संधि आता है और संधि विच्छेद किया रहता है, इसमें संधि करके और संधि का नाम लिखना है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसी दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो संधि विच्छेद तो है ही, इसके पहले मैं बताया था, या कहीं न कहीं ये थोड़ा सा प्रश्न दिग्भ्रमित कर रहा है। यहाँ आपको संधि विच्छेद है तो इसका संधि करना है और संधि करके संधि का नाम लिखना है। तो आप मान लीजिए सदाधन एव लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिखिए सदाधन एव, स्पष्ट शब्दों में लिखिए, यहाँ खूब साफ साफ जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है सदाधन एव। आप चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं, नंबर 1 है सदाधन एव तो नंबरिंग यहाँ कर लीजिए सदाधन एव, यहाँ लिखिए सदैव, सदैव, और आगे जो है कि संधि का नाम लिख दीजिए। तो ये कौन सी संधि होगी आप शायद बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, चलिए हम बता रहे हैं, वृद्धि संधि होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो भी आपको संधि विच्छेद करना था इसे क्लियर लिखिए, जो भी नंबरिंग जो भी है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको लिखना है पाँचवा तो यहाँ पाँचवा लिखिए, अत्रधन एव यहाँ ऐसे लिखिए अत्रधन एव अत्रैव, ठीक है ना, यह भी वही हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। तो इस तरह से साफ साफ एकदम लिखना है। ठीक, अब आइए 10 का ख। 10 का ख क्या है, निम्नलिखित शब्दों में रूप विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखना है। तो देखिए आप विभक्ति पूछ रहा है और वचन पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है, और कितने का पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी एवं षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखिए। ये क्वेश्चन है 2020 का, मैं पढ़ रहा हूँ, जो आपको मैं सुना रहा हूँ। अब उसमें फल और मति, फल अथवा मति का दिया है तो चाहे फल का लिखिए चाहे मति का लिखिए, और आपको क्या करना है, विभक्ति आप यहाँ लिखेंगे ऐसे, मान लिखो हेडिंग डाल दिए, यहाँ लिखिए षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, आगे लिख दीजिए एक वचन, एक वचन पूछ रहा है ऐसे लिख दीजिए। अब हो गया षष्ठी विभक्ति एक वचन, और डैश करके जो भी है आप लिख दीजिए। उसी तरह से तद अथवा युष्मद, उसमें वैसे लिखे षष्ठी विभक्ति एक वचन, जो भी इसका सही है आप उसको लिख दीजिए। क्लियर हो गया, क्योंकि इसको मैं हल करवाया हूँ, आप उसको मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसका पेपर मैं हल करवाऊँगा, आप वहाँ से चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए अब जो है कि आप धातु लकार पुरुष वचन, अब इसमें जो है कि गौ है, गौ जो दिया हुआ है इसमें आता है धातु लकार पुरुष और वचन किसी एक का लिखना होता है, ठीक है ना, गौ में यही होता है। अब आपका दिया हुआ 2020 में पठत हसेव पचामह द्रक्षस ऐसे किसी एक का लिखना होता है। तो आप कोई भी चीज़ देखिए, मान लीजिए कि जो भी शब्द आप पहले डाल दीजिए, पहला लिखना है तो लीजिए मान लीजिए पठथ, ऐसे लिख दीजिए पठथ, ठीक है ना। अब ये क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, धातु पूछ रहा है तो धातु लिखिए, ऐसे हेडिंग डालिए, आगे डैश करिए, लकार पूछ रहा है लकार लिखिए, फिर डैश करिए, पुरुष पूछ रहा है पुरुष लिखिए, फिर डैश करिए, वचन पूछ रहा है
वचन लिखिए। माने ये चारों, आगे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल है, तो ये चारों एक ही लाइन में लिखेंगे। धातु, ये धातु, लकार, पुरुष और वचन, ये सब एक ही लाइन में लिखेंगे। अब आप करेंगे क्या, अब धातु के नीचे, धातु के नीचे जो भी धातु है, कौन धातु है, पठ धातु है, तो पठ लिख दीजिए। लकार कौन सा लकार है, तो आप इसका रूप अगर जानते होंगे तो खूब बढ़िया से समझ रहे होंगे। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठाम। तो यह जो है कि आप सीधे सीधे समझ रहे हैं कि लट लकार का है, तो लिख दीजिए लट लकार, लकार के नीचे। पुरुष पूछ रहा है तो कौन सा पुरुष है, तो पठसि पठथः पठत, तो ये जो है कि मध्यम पुरुष है, तो पुरुष के नीचे लिख दीजिए मध्यम। ठीक है ना। वचन पूछ रहा है, एक वचन है, एक द्विवचन है, तो पठस एक वचन, पठथ द्विवचन, तो वचन में लिख दीजिए द्विवचन। ऐसे आप क्लियर करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 का घ आता है। तो 10 का घ जो क्वेश्चन बनता है कि किसी दो वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है। तो जो भी दो वाक्य है दिया हुआ है, आप उसका नंबरिंग करके नंबर 1 का करना चाहते हैं, नंबर 4 का करना चाहते हैं, इसे नंबरिंग करके उसका आप अनुवाद लिख लीजिए। ठीक, ये हो गया। अब आइए प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 जो है निबंध आता है, क्योंकि पेपर का टोटल पैटर्न ही मैं बता रहा हूँ, यह समझिए कि एक प्रकार का मॉडल पेपर ही है। इसी तरह से प्रश्न आएंगे, इसमें कोई संशय और डाउट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए। 11 क्या है, निबंध आता है। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 6 नंबर का ये आता है। ठीक है ना। कुछ बच्चे पूछते हैं कि निबंध कितने पेज का होना चाहिए, तो देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि निबंध आप सबसे लास्ट में लिखिए, क्योंकि लास्ट में लिखेंगे तो समय के अनुसार आप निबंध का पेज बढ़ा सकते हैं। समय अगर आपके पास कम मिल जाता है तो आप 2 या 2.5 पेज में भी लिख लेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है और आपके पास शब्द भंडार है तो बहुत आराम से आप जो भी निबंध लिखना है, मान लीजिए इसमें 2020 में पूछा है मोबाइल का दुष्परिणाम, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, किसी यात्रा का वर्णन, हमारा प्रिय नेता, ये 5 विषयों पर निबंध, 5 शीर्षकों पर निबंध लिखने के लिए दिया हुआ है। तो आप जिस भी चीज़ का निबंध लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा प्रिय नेता निबंध लिखना है, हेडिंग डाल दीजिए। रूपरेखा जरूर तैयार कर लीजिए। रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना मैं पेपर हल कराते समय बताया हूँ, और सबसे अंत में उपसंहार होता है, उपसंहार। ये दोनों तो हर एक निबंध में रहते ही रहते हैं। बाकी बीच का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हेडिंग आप स्वयं बना लें, जो भी आपको हेडिंग बनाना है हेडिंग बना लीजिए। इससे क्या होगा कि अब आप जब नंबर 1, जब निबंध लिख, पहले हेडिंग इस तरह बना लीजिए, ऐसे लाइन बाय लाइन। पहले लाइन में प्रस्तावना, दूसरे लाइन जो भी हेडिंग बनाना, तीसरे में हेडिंग बनाना, चौथे में हेडिंग बनाई, पांचवें में हेडिंग बनाई और छठे में जो उपसंहार लिख दीजिए। उसके बाद पहला हेडिंग लिखिए प्रस्तावना, और उसके साथ अब जो भी मटेरियल आपके पास उपलब्ध है लिखते चले जाइए। 2 पेज, 3, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, जितना भी आपके पास प्रस्तावना बारे में लिखना चाहते हैं। फिर जो हेडिंग बनाए हैं आप उसको लिख लीजिए कि अगर मान ली किसी राजनेता का अगर आपको बना, मान ली कि अगर दूसरा हेडिंग डाल दीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे मान ली डाल दिए, या अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व, ऐसे कुछ हेडिंग मान ली बना दिए। तो ऐसे हेडिंग डालिए अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व। तो इस तरह से जो है कि आप उसको बना करके लिखते चले जाइए। ठीक है। जो भी है, जो भी आपका प्रिय नेता है, या महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस, या चंद्रशेखर आजाद, जो भी जिस किसी का भी आप मतलब लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस तरह से आप जब भी जितना समय बचता है उसमें आप निबंध में खपा दीजिए। निबंध कोशिश ये रहे कि 2.5 पेज से कम न हो, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ जो आपका 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न तो खंड काव्य से आता है। आप जिस भी जिले के हैं या जिस भी मंडल के हैं, उस मंडल के हिसाब से आपके सर बताए होंगे कि किस खंड काव्य से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि खंड काव्य जो है यह कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ लगभग देखिए, पहला एक खंड काव्य है जय सुभाष, दूसरा खंड काव्य है तुमुल, तीसरा है
कर्मवीर भरत, चौथा है मुक्तिदूत, पांचवा है मेवाड़ मुकुट, छठवां है ज्योति जवाहिर, सातवां है मातृभूमि के लिए, आठवां है कर्ण और नौवां है अग्रपूजा। तो चूंकि हम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में यानी गोरखपुर मंडल में ये मातृभूमि के लिए खंड काव्य चलता है। तो इसका खंड काव्य लिख करके 3 नंबर का प्रश्न इससे आता है, और आप उसको स्पष्ट शब्दों में जिस भी खंड काव्य से आपको लिखना है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, हेडिंग डालिए, जो भी मान लीजिए कि ये हेडिंग जो है यहाँ आप लिख सकते हैं किस तरह से कि यहाँ मातृभूमि के लिए, फिर उसके बाद से ये चंद्रशेखर आज़ाद का चित्रण, उसका सूत्र, जो भी आपको लिखना है लिख करके और आप आगे बढ़ जाइए। इस तरह से आपका जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप इसको वो कर सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी काम आएगा, और परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। और कहीं कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो आप जो है कि हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार पुनः आप सभी लोगों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।